क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जितना ज्यादा तुम किसी चीज को बचाने की कोशिश करते हो, उतनी ही तेजी से वो टूटने लगती है? रिश्ता हो, पहचान हो, या खुद की बनाई हुई कोई उम्मीद। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब जिंदगी तुम्हें जबरदस्ती रुकवा देती है। उस दिन तुम हारते नहीं हो, उस दिन तुम्हारा अहंकार हारता है। लेकिन सवाल यह है, क्या अहंकार का हारना ही असली जीत है? आज से कुछ देर पहले तक तुम इसे कमजोरी समझते थे, लेकिन इस वीडियो के बाद शायद तुम इसे शक्ति कहोगे। सेक्शन 1, मन क्यों पकड़ कर रखता है? मन को एक ही चीज सिखाई गई है, पकड़ो। मन कहता है मेहनत की है तो फल मिलना चाहिए, मैं सही हूं तो सामने वाला बदलना चाहिए, मैं इतना दे रहा हूं तो यूनिवर्स को भी देना चाहिए। यही मन है जो कहता है कंट्रोल पावर। लेकिन यहीं से पीड़ा शुरू होती है, क्योंकि मन जिस चीज को पकड़ता है वो चीज स्थायी नहीं होती। गीता अहंकार पर, अहंकारं बलं दर्पं कामक्रोधं च संश्रिताय मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन् तोभ्य स्वेकाय। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन अहंकार, बल और नियंत्रण में फंस जाता है, तब वही मन खुद का शत्रु बन जाता है। अहंकार को लगता है अगर मैंने छोड़ा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। सेक्शन 2, ईगो का सबसे बड़ा डर। ईगो का सबसे बड़ा डर मृत्यु नहीं है, ईगो का सबसे बड़ा डर है अप्रासंगिक हो जाना। ईगो पूछता है, अगर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया तो मेरी पहचान क्या रहेगी? अगर मैंने लड़ना बंद कर दिया तो मैं कौन रहूंगा? इसलिए जब जिंदगी तुमसे कुछ छीनती है, ईगो रेजिस्टेंस करता है। यही रेजिस्टेंस दर्द बन जाता है। कठोपनिषद, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभुव तस्मात् पराम पश्यति नान्तरात्मन। इसका अर्थ है, मन बाहर की ओर देखने का आदी है, भीतर की सच्चाई उसे डराती है। इसलिए जब बाहर कुछ टूटता है, ईगो पैनिक करता है। यहां रुककर खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में उस चीज को चाहते हो, या सिर्फ उस कंट्रोल को नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। सेक्शन 3, सरेंडर क्या नहीं है। सरेंडर का मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो गए। सरेंडर का मतलब यह नहीं है कि तुमने प्रयास करना छोड़ दिया। सरेंडर का मतलब है तुमने जबरदस्ती करना छोड़ दिया। प्रयास और जबरदस्ती में फर्क है। गीता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल पर अधिकार ईगो चाहता है, और ईगो जब फल पकड़ता है तब कर्म भी बोझ बन जाता है। सेक्शन 4, कंट्रोल छोड़ते ही डर क्यों आता है? जैसे ही तुम छोड़ने की सोचते हो, शरीर रिएक्ट करता है। सीने में भारीपन, सांस में बेचैनी, दिमाग में केओस। ये डर इसलिए नहीं आता कि तुम गलत हो, ये डर इसलिए आता है क्योंकि ईगो पहली बार पीछे हट रहा है। अष्टावक्र गीता, न त्वं देहो न ते देहो भोक्ता करता न वा भवान। तुम ना शरीर हो, ना नियंत्रण करने वाले, लेकिन ईगो ये मानने से इनकार करता है। सेक्शन 5, पहला संकेत कि सरेंडर शुरू हो गया है। सरेंडर शुरू होते ही एक अजीब सा फेज आता है। चीजों में इंटरेस्ट कम हो जाता है, पुराने गोल्स मीनिंगलेस लगने लगते हैं, मन साइलेंट होने लगता है और ईगो डर जाता है, मैं मर रहा हूं। लेकिन सच ये है, ईगो नहीं, इल्यूजन मर रहा है। अगले भाग में हम एक बहुत बड़ा सच खोलने वाले हैं। क्यों शास्त्रों में वैराग्य को ज्ञान से ऊंचा माना गया है? क्यों असली शांति खोने के बाद आती है? और क्यों यूनिवर्स तभी काम करता है जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो? अगर तुमने यहां तक सुना है तो समझ लो, ये यात्रा अभी शुरू हुई है। अगला भाग तुम्हारे मन को और गहराई से तोड़ेगा। सरेंडर का साइंस, दिमाग क्यों डरता है, आत्मा क्यों शांत होती है। पिछले भाग में हमने देखा कि छोड़ते ही ईगो क्यों कांपता है, लेकिन आज सवाल और गहरा है। अगर सरेंडर इतना ही शक्तिशाली है तो दिमाग उसका विरोध क्यों करता है? क्या सरेंडर सिर्फ आध्यात्मिक विचार है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी छुपी है? आज हम यहीं से पर्दा उठाने वाले हैं। सेक्शन 1, ब्रेन को कंट्रोल क्यों पसंद है। इंसान का दिमाग एक प्रिमिटिव सिस्टम से निकला है। ब्रेन का पहला काम है सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए ब्रेन को चाहिए प्रेडिक्टेबिलिटी, कंट्रोल, फैमिलियरिटी। इसलिए ब्रेन अननोन से डरता है। जब तुम सरेंडर करते हो तो तुम कंट्रोल छोड़ते हो और ब्रेन इसे पढ़ता है। डेंजर, गीता, मन का स्वभाव। चंचल ही मन है कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है, बलवान है, और उसे रोकना आसान नहीं।
इसलिए सरेंडर आते ही मन रिबेलियन करता है। सेक्शन 2, साइंस क्या कहती है? फाइट फ्लाइट। जब कंट्रोल छूटता है, ब्रेन का फाइट फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हार्ट तेज धड़कता है, सांस शैलो हो जाती है, थॉट्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं। ब्रेन सोचता है कुछ करो, कुछ पकड़ो, कुछ ठीक करो। यही वजह है कि लोग सरेंडर को पैसिविटी समझ लेते हैं, लेकिन सरेंडर पैसिविटी नहीं है। सरेंडर है ओवर कंट्रोल से बाहर आना। एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारी समस्या सच में सिचुएशन है या उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की भूख? क्योंकि सिचुएशन बदल भी जाए तो कंट्रोल की भूख फिर कुछ नया ढूंढ लेती है। सेक्शन 3, सोल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है? ब्रेन लिनियर है, स्टेप बाय स्टेप। सोल इंटेलिजेंस लिनियर नहीं है, वो होलिस्टिक है। ब्रेन पूछता है कैसे, कब, क्यों? सोल बस जानती है अब नहीं। जब तुम सरेंडर करते हो, ब्रेन पीछे हटता है और सोल आगे आती है। मुंडक उपनिषद। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेध्या न बहुना श्रुतेन। आत्मा शब्दों से नहीं, बुद्धि से नहीं, सिर्फ अनुभव से जानी जाती है और सरेंडर वही डोरवे है। सेक्शन 4, क्यों छोड़ते ही शांति आती है? तुमने नोटिस किया होगा, जैसे ही तुम सच में छोड़ते हो, कोई बाहरी चीज नहीं बदलती, लेकिन भीतर कुछ सेटल हो जाता है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बाहर नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट अंदर था। ईगो रियलिटी से लड़ रहा था। अष्टावक्र गीता। यदि देहा पृथकृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसी। जैसे ही तुम पहचान से अलग होते हो, चेतना विश्राम में चली जाती है, वही विश्राम शांति। सेक्शन 5, वैराग्य क्यों डरावना लगता है? वैराग्य सुनते ही ईगो कांप जाता है। ईगो सोचता है सब छोड़ दूंगा तो बचूंगा क्या? लेकिन शास्त्र कहते हैं वैराग्य लॉस नहीं है, क्लैरिटी है। विवेक चूड़ामणी। वैराग्य समता दृष्टिया श्रुतादि ब्रह्मणी स्थितिया। वैराग्य का अर्थ है चीजों को उनके सही स्थान पर देख पाना, ना ज्यादा पकड़, ना ज्यादा डर। सेक्शन 6, एम्प्टीनेस का साइंस। सरेंडर के बाद जो खाली बनाता है, ईगो उसे डिप्रेशन समझता है, लेकिन सच ये है, ये न्यूरल साइलेंस होती है। जब ब्रेन ओवरथिंकिंग बंद करता है, तब स्पेस बनती है, और स्पेस के बिना कोई नया परसेप्शन नहीं आता। अब यहां एक खतरनाक सच सुनो। ज्यादातर लोग सरेंडर तक पहुंचते ही डर के मारे वापस ईगो में लौट जाते हैं, और यही उनकी यात्रा रुक जाती है। अगले भाग में हम बात करेंगे क्यों यूनिवर्स तभी जवाब देता है जब तुम मांगना बंद कर देते हो, क्यों मैनिफेस्टेशन कंट्रोल से नहीं अलाइनमेंट से होता है, और क्यों सरेंडर के बाद जिंदगी अचानक सिंक में आने लगती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बातें तुम्हारे अंदर कुछ हिला रही है, तो समझ लो पार्ट 3 तुम्हारे लिए ही है, जब यूनिवर्स जवाब देता है। सरेंडर के बाद अलाइनमेंट कैसे शुरू होती है? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब तुम किसी चीज को पाने की कोशिश छोड़ देते हो, वही चीज अजीब तरीके से तुम्हारे पास आने लगती है? अचानक लोग खुद संपर्क करते हैं, रास्ते अपने आप खुलते हैं और फैसले आसान लगने लगते हैं, और तब दिमाग पूछता है ये कोइंसिडेंस है या कुछ और? आज हम इसी कुछ और की बात करने वाले हैं। सेक्शन 1, यूनिवर्स कंट्रोल को क्यों रिजेक्ट करता है? यूनिवर्स का सबसे बड़ा नियम है फ्लो, लेकिन ईगो फ्लो में नहीं चलता, ईगो फोर्स में चलता है। ईगो कहता है अभी चाहिए, इसी तरह चाहिए, इसी इंसान से चाहिए। यूनिवर्स जवाब देता है तुमने रास्ता तय कर दिया, अब मैं कैसे काम करूं? कंट्रोल यूनिवर्स के लिए नॉइज है। ईशावास्य उपनिषद। तेन त्यक्तेन भुंजीथामा गृधे कस्य स्विद्धनम। अर्थ, त्याग के साथ जियो, लालच मत करो। लालच रेजिस्टेंस, त्याग रिसेप्टिविटी। सेक्शन 2, सिंक्रोनिसिटी क्या होती है? सिंक्रोनिसिटी कोइंसिडेंस नहीं होती। सिंक्रोनिसिटी तब होती है जब भीतर और बाहर एक लाइन में आ जाते हैं। जब तुम सरेंडर करते हो, मन शांत होता है, इंटेंशन क्लियर हो जाता है, रेजिस्टेंस डिसोल्व हो जाता है, तब यूनिवर्स को सिग्नल मिलता है, अब रास्ता दिखाया जा सकता है। एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम सच में यूनिवर्स पर भरोसा नहीं करते, या तुम्हें अपने ईगो पर ज्यादा भरोसा है? क्योंकि दोनों साथ नहीं चल सकते। सेक्शन 3, अलाइनमेंट का पहला संकेत। अलाइनमेंट का पहला संकेत कोई मिरेकल नहीं होता, पहला संकेत होता है एफर्टलेस क्लैरिटी। अचानक तुम्हें पता होता है कहां न कहना है, कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है।
ये क्लैरिटी सोच से नहीं आती, ये साइलेंस से आती है। भगवद गीता, योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति छोड़कर। यही अलाइनमेंट है। सेक्शन 4, मैनिफेस्टेशन क्यों फेल होती है? लोग पूछते हैं, मैं मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो मांग रहे हैं, सुन नहीं रहे। यूनिवर्स विस्पर करता है, ईगो शाउट करता है। जब तक शाउट बंद नहीं होता, विस्पर सुनाई नहीं देता। कठोपनिषद, नायमात्मा बलहीन लभ्य। आत्मा जबरदस्ती से नहीं मिलती और यूनिवर्स भी नहीं। सेक्शन 5, सरेंडर के बाद टाइमिंग कैसे बदलती है? ईगो इंपेशेंट होता है। ईगो कहता है अभी, तुरंत, आज। यूनिवर्स कहता है सही समय। सरेंडर के बाद टाइमिंग मैजिकली इंप्रूव होती है। चीजें लेट नहीं होती, चीजें अलाइन होती है। सेक्शन 6, साइंस वर्सेस अटैचमेंट्स। ईगो साइंस को भी पकड़ लेता है। ये साइन था, मतलब यही होगा। लेकिन साइंस गाइडेंस होते हैं, गारंटी नहीं। अटैचमेंट साइंस को पॉइजन कर देता है, सरेंडर साइंस को फ्लो में रखता है। अष्टावक्र गीता, न में बंधोस्ति मोक्षोवा। न बंधन है न मुक्ति, जो है वो बस जागृति है। सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि यूनिवर्स तुम्हारी जिंदगी को चला रहा है। सच ये है, यूनिवर्स तुम्हारी अवस्था के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। अवस्था बदली, रिस्पॉन्स बदल गया। अगले भाग में हम बात करेंगे क्यों सरेंडर के बाद पुराने रिश्ते टूटने लगते हैं, क्यों कुछ लोग अचानक दूर हो जाते हैं और क्यों कुछ नए लोग बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से आते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये सब हो रहा है तो समझ लो पार्ट 4 तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। जब लोग दूर होने लगते हैं, सरेंडर के बाद रिश्ते क्यों टूटते हैं? क्या तुम्हारी जिंदगी में अचानक कुछ लोग चुपचाप दूर होने लगे हैं, बिना झगड़े, बिना एक्सप्लेनेशन, बस धीरे धीरे? और तुम्हारा मन पूछता है मैंने क्या गलत किया? लेकिन आज मैं तुम्हें एक असहज सच बताने वाला हूं। हर दूरी रिजेक्शन नहीं होती, कुछ दूरियां एलिवेशन होती है। सेक्शन 1, सरेंडर के बाद सबसे पहले क्या बदलता है? सरेंडर के बाद सबसे पहले बाहरी दुनिया नहीं बदलती, सबसे पहले बदलती है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। तुम वही इंसान रहते हो, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा अलग हो जाती है और यहीं से रिश्तों में डिस्टर्बेंस शुरू होती है। भगवद गीता, यदा संहरते चाय कुर्मुंगानी सर्वश। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही चेतना बेकार के कनेक्शन से हटने लगती है। ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, ये नेचुरल विथड्रॉल होता है। सेक्शन 2, ईगो बेस्ड रिश्ते क्यों नहीं टिकते? बहुत से रिश्ते प्रेम पर नहीं टिके होते, वो टिके होते हैं वैलिडेशन पर, डिपेंडेंसी पर, जरूरत पर। जब तुम सरेंडर करते हो, तुम्हारी जरूरतें बदल जाती है और जिन रिश्तों का आधार ईगो था, वो रिश्ते अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या वो लोग तुम्हारे साथ इसलिए थे क्योंकि तुम शांत थे, या इसलिए कि तुम उन्हें जरूरी महसूस कराते थे? दोनों में फर्क है। सेक्शन 3, सेपरेशन क्यों पेनफुल लगता है? सेपरेशन इसलिए पेनफुल नहीं होता कि कोई चला गया, सेपरेशन पेनफुल होता है क्योंकि ईगो को चोट लगती है। ईगो पूछता है मैं कम कैसे हो गया, मैं रिप्लेस कैसे हो गया? लेकिन आत्मा जानती है जो गया वो इस फेज के लिए नहीं था। कठोपनिषद, अन्यत्र धर्मादन्यत्रा धर्मात्। जो आत्मा के मार्ग में नहीं है वो अपने आप अलग हो जाता है। सेपरेशन पनिशमेंट नहीं है, प्यूरिफिकेशन है। सेक्शन 4, ट्विन फ्लेम, सोल कनेक्शंस में दूरी क्यों आती है? डीप कनेक्शंस में सेपरेशन और ज्यादा दर्द देता है क्योंकि वहां अटैचमेंट नहीं, आइडेंटिटी जुड़ी होती है। लेकिन सरेंडर के बाद आत्मा कहती है पहले खुद से जुड़ो। इसलिए यूनिवर्स टेम्पररी दूरी क्रिएट करता है ताकि डिपेंडेंस टूटे और प्रेजेंस जागे। अष्टावक्र गीता, न त्वं कर्ता न भोक्ता। तुम किसी के निर्माता नहीं, न किसी के उद्धारक। ये इल्यूजन टूटना जरूरी होता है। सेक्शन 5, अचानक लोग क्यों वैनिश हो जाते हैं? सरेंडर के बाद कुछ लोग एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते, वो बस डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि यूनिवर्स ड्रामा नहीं करता, डायरेक्ट एक्शन लेता है। एक्सप्लेनेशन ईगो को चाहिए होता है, आत्मा को नहीं। साइलेंस भी एक क्लोजर है। सेक्शन 6, न्यू पीपल कब आते हैं? सरेंडर के बाद एक फेज आता है, एम्प्टीनेस। यही फेज लोगों को डराता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं
खाली पात्र में ही अमृत भरा जाता है। जब स्पेस बन जाती है तभी अलाइंड लोग आते हैं। ईशावास्य उपनिषद। तेन त्यक्तेन भुंजी था। त्याग के बाद ही सही अनुभव संभव होता है। सबसे बड़ा ट्रैप यह है, लोग सेपरेशन के दर्द में पुराने रिश्तों को वापस खींचने लगते हैं। ईगो फैमिलियरिटी चाहता है, आत्मा ग्रोथ, और यही कॉन्फ्लिक्ट सफरिंग बन जाता है। अगले भाग में हम बात करेंगे सेपरेशन के बाद आने वाले डार्क नाइट फेज की। क्यों इस फेज में सब कुछ मीनिंगलेस लगता है, क्यों फेथ डगमगाने लगता है, और क्यों यही फेज ट्रांसफॉर्मेशन का गेटवे होता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ टूटता सा लग रहा है तो याद रखना, पार्ट 5 तुम्हें बचाने नहीं, तुम्हें बदलने आने वाला है। जब सब मीनिंगलेस लगने लगे, डार्क नाइट ऑफ द सोल का सच। क्या तुम इस फेज में हो जहां कुछ भी अच्छा नहीं लगता? न रिश्ते में स्वाद है, न सपनों में जान, न भविष्य में कोई एक्साइटमेंट, और सबसे डरावनी बात यह है कि कोई साफ वजह भी नहीं दिखती। लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, मोटिवेशन ढूंढो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने वाला हूं। यह डिप्रेशन नहीं हो सकता, यह डार्क नाइट ऑफ द सोल भी हो सकती है। सेक्शन 1, डार्क नाइट असल में होती क्या है? डार्क नाइट ऑफ द सोल कोई बीमारी नहीं है, यह कोई कमजोरी भी नहीं है। ये वो फेज है जहां पुरानी पहचान काम करना बंद कर देती है। जो चीजें पहले तुम्हें डिफाइन करती थी, रोल, सक्सेस, रिश्ते, गोल्स, अचानक हॉलो लगने लगती है। ईगो इसे कोलैप्स समझता है, आत्मा इसे रीसेट समझती है। कठोपनिषद। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताय। जब हृदय की सारी कामनाएं ढीली पड़ने लगती है, वही डार्क नाइट की शुरुआत होती है। सेक्शन 2, ईगो डेथ क्यों डरावनी लगती है? ईगो का एक ही काम है, तुम्हें कोई बनाए रखना। ईगो पूछता है, मैं कौन हूं, मेरी वैल्यू क्या है? डार्क नाइट में ये सारे जवाब डिसोल्व हो जाते हैं, इसलिए डर आता है। ईगो को लगता है मैं मिट रहा हूं, लेकिन सच ये है, ईगो नहीं, इल्यूजन मिट रहा है। यहां एक सवाल खुद से पूछो, अगर तुम्हारी पहचान तुम्हारी जॉब, रिश्ते और अचीवमेंट से अलग कर दी जाए तो क्या बचता है? डार्क नाइट उसी सवाल का जवाब ढूंढने आती है। सेक्शन 3, फेथ क्यों टूटता है? डार्क नाइट में सबसे पहले फेथ टूटता है। तुम पूछते हो भगवान कहाँ है, यूनिवर्स क्यों चुप है? लेकिन साइलेंस पनिशमेंट नहीं है, साइलेंस इनिशिएशन है, क्योंकि ईगो नॉइज में जीता है, आत्मा साइलेंस में। मुंडक उपनिषद। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायात। जब आत्मा संसार से ऊब जाती है तभी असली खोज शुरू होती है। सेक्शन 4, एम्प्टीनेस वर्सेस डिप्रेशन। डिप्रेशन में पेन होता है, डार्क नाइट में एम्प्टीनेस। डिप्रेशन में एस्केप की इच्छा होती है, डार्क नाइट में कोई इच्छा ही नहीं बचती। ईगो इसे डेंजर समझता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं शून्य ही सबसे शुद्ध अवस्था है। अष्टावक्र गीता। शून्य सर्वत्र ब्रह्मा, खालीपन एब्सेंस नहीं, प्रेजेंस का हाईएस्ट फॉर्म है। सेक्शन 5, लोग इस फेज में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? लोग इस फेज से भागने लगते हैं। डिस्ट्रैक्शंस, एडिक्शंस, पुराने रिश्तों में वापसी। ईगो फैमिलियरिटी चाहता है, लेकिन डार्क नाइट फैमिलियरिटी तोड़ने आती है। जो इस फेज को एस्केप करता है वो साइकिल रिपीट करता है। सेक्शन 6, सरेंडर यहां क्यों सबसे जरूरी है? डार्क नाइट सॉल्व नहीं की जाती, डार्क नाइट झेली जाती है। यहां सरेंडर का मतलब है मैं इस फेज को ठीक करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं इसे अलाउ करूंगा। अलाउंस ही एल्केमी है। भगवद गीता। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्येत। आत्मा खुद को ऊपर उठाती है, लेकिन ईगो बीच में ना आए, यही सरेंडर है। डार्क नाइट हमेशा एक संकेत लेकर आती है, तुम पुराने जीवन के लिए तैयार नहीं रहे, लेकिन नए जीवन के लिए अभी बने नहीं हो। यही लिम्बो सबसे पेनफुल होता है। अगले भाग में हम बात करेंगे डार्क नाइट के बाद रीबर्थ कैसे होता है, कैसे नई पहचान जन्म लेती है बिना ईगो के, कैसे क्लैरिटी, पर्पस और शांत शक्ति आती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अभी बीच में अटके हो तो याद रखना, पार्ट 6 अंधेरे का अंत नहीं, अंधेरे के पार का सच है। अंधेरे के बाद क्या बचता है? रीबर्थ, नई पहचान और साइलेंट पावर। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, अगर तुम्हारा पुराना जीवन टूट चुका है लेकिन नया अभी साफ दिखाई नहीं देता,
तो आज का ये भाग तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस अवस्था की जो डार्क नाइट के बाद आती है, जहां इंसान पहले जैसा नहीं रहता लेकिन नया बनने की कोशिश भी नहीं करता। सेक्शन 1, डार्क नाइट के बाद तुरंत कुछ क्यों नहीं होता। लोग सोचते हैं इतना सह लिया, अब तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन डार्क नाइट के बाद यूनिवर्स तुरंत कुछ नहीं देता। पहले आता है स्टिलनेस, न बहुत खुशी, न बहुत दुख, न एक्साइटमेंट, न फियर। ईगो इसे बॉर्डम कहता है, आत्मा इसे स्टेबिलिटी कहती है। मांडुक्य उपनिषद, नांत प्रज्ञ न बहिष प्रज्ञ, शांत शिवम अद्वैतम। न भीतर की उथल पुथल, न बाहर की बेचैनी, यही रीबर्थ की शुरुआत है। सेक्शन 2, नई पहचान क्यों शांत होती है। पुरानी पहचान शोर करती थी, वो प्रूव करना चाहती थी, मैं सही हूं, मैं कुछ हूं, मैं अलग हूं। नई पहचान कुछ साबित नहीं करती, वो बस होती है। इसलिए रीबर्थ लाउड नहीं होता, साइलेंट होता है। एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हें अब भी वैलिडेशन की भूख लगती है? अगर नहीं तो समझ लो रीबर्थ शुरू हो चुका है। सेक्शन 3, साइलेंट पावर क्या होती है। साइलेंट पावर वो शक्ति है जिसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये पावर आर्ग्यूमेंट नहीं करती, ये पावर कॉम्पीट नहीं करती, ये पावर एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन इसका असर गहरा होता है। लोग तुम्हारी प्रेजेंस में बिना कारण सेफ महसूस करते हैं। यही असली शक्ति है। भगवद गीता, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधि स्थस्य केशव। जो भीतर स्थिर है वही सच्चा ज्ञानी है। सेक्शन 4, डिजायर वापस क्यों आती है, लेकिन अलग रूप में। रीबर्थ के बाद डिजायर खत्म नहीं होती, डिजायर शुद्ध हो जाती है। पहले डिजायर ईगो से आती थी, मुझे चाहिए। अब डिजायर क्लैरिटी से आती है, ये सही है। फर्क सटल है लेकिन लाइफ चेंजिंग है। विवेक चूड़ामनी, शुद्ध बुद्धि स्वरूपाय नमः। जब बुद्धि शुद्ध होती है तब इच्छा भी साधना बन जाती है। सेक्शन 5, पुराने लोग अब अलग क्यों लगते हैं। रीबर्थ के बाद तुम लोगों से नफरत नहीं करते, तुम बस उनसे रेसोनेट नहीं करते। कोई ड्रामा नहीं, कोई रिजेंटमेंट नहीं, सिर्फ इनर डिस्टेंस। ये दूरी कोल्डनेस नहीं, क्लैरिटी है। सेक्शन 6, ईगो वापस क्यों लौटने की कोशिश करता है। ईगो मरता नहीं है, ईगो डोमेंट हो जाता है। कभी कभी वो वापस विस्पर करता है, अब तो तुम स्पेशल हो। यही सबसे सटल ट्रैप है। रीबर्थ के बाद ह्यूमिलिटी सबसे जरूरी साधना होती है। अष्टावक्र गीता, न में बंधोस्ति मोक्षोवा, न में दुअखंड सुखन तथा, न बंधन न मुक्ति, बस जागरूकता। सेक्शन 7, अब जीवन कैसे चलता है। रीबर्थ के बाद जीवन एफर्ट से नहीं चलता, जीवन रिस्पॉन्स से चलता है। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। यही मैच्योरिटी है। रीबर्थ के बाद तुम्हें कोई स्पेशल फीलिंग नहीं आती, बस एक गहरी सिंप्लिसिटी आती है। और तभी समझ आता है तुम कभी टूटे नहीं थे, तुम सिर्फ गलत पहचान से जागे थे। यही जागृति सबसे शांत और सबसे स्थायी शक्ति है। अगर इस वीडियो को सुनते सुनते तुम्हें लगा हो कि कोई तुम्हारे अंदर की बात कह रहा है, अगर कुछ पल ऐसे आए हों जहां शब्द भारी लगने लगे हों और मन चुप हो गया हो, तो वही पल इस पूरी यात्रा का कारण था। यह वीडियो किसी को बदलने के लिए नहीं था, यह बस एक आईना था। और अगर तुम्हें उस आईने में खुद का कोई हिस्सा दिखा हो तो इसे लाइक करना, इस अनुभव को स्वीकार करना है। अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें किसी और के लिए भी जरूरी हो सकती है, किसी ऐसे इंसान के लिए जो अभी जवाब नहीं सिर्फ समझ चाहता है, तो इसे शेयर जरूर करना। और अगर तुम ऐसे ही गहरे, सच्चे और बिना दिखावे वाले विषयों पर आगे भी इस सफर में साथ रहना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां कोई सही गलत कमेंट नहीं है। कमेंट में जो भी तुम्हारा मन कहे, अनुभव, सवाल, उलझन या बस एक शब्द, सब कुछ स्वागत योग्य है। क्योंकि कभी कभी अपने मन की बात लिख देना ही आधा बोझ हल्का कर देता है। मिलते हैं फिर किसी और सच्ची बातचीत में। ओम शांति।